हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। प्लांट फिजियोलॉजी एक बहुत ड्रेडेड टॉपिक है बहुत बच्चों के लिए। तो आज हम प्लांट फिजियोलॉजी रिवाइज करेंगे कीनोट 2.0 से। इसमें से प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने ऑलरेडी कीनोट वाले में रिवाइज इन 15 मिनट्स वाले में करा दिया है। तो बाकी के 4 चैप्टर हम करेंगे। आपको कीनोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे वेबसाइट anandmoney.com पे मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो भाई सबसे पहले प्लांट वाटर रिलेशन की बात करें या ट्रांसपोर्टिंग प्लांट की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहा है, प्लांट डू नॉट हैव इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्वियसली। तो ये डिपेंडेंट है मूवमेंट के लिए वाटर। तो दो तरह के मूवमेंट होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट होते हैं। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो दैट इज ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम ऑफ वाटर। मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो दैट इज ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम। ठीक है, कभी कभी मिनरल न्यूट्रिएंट का भी ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल होता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ठीक है, समटाइम प्लांट हार्मोन्स एंड अदर केमिकल स्टिमुलाई आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड इन अ पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स। ठीक है, चलो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन स्लो मूवमेंट ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेटेड टू लोअर कंसेंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन डिफ्यूजन होता है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग मेम्ब्रेन और इट इज द ओनली मीन फॉर गैसियस मूवमेंट इन अ प्लांट बॉडी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि लिविंग सिस्टम ही रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी का भी एक्सपेंडिचर नहीं है। आराम से बेस्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिफ्यूजन होता है। तो क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मेम्ब्रेन अगर है तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, टेम्परेचर और प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, बिल्कुल स्मॉलर सब्सटेंस जल्दी डिफ्यूज करेंगे ऑब्वियसली। दूसरा सॉल्युबिलिटी इन लिपिड मेम्ब्रेन, तो जिसका सॉल्युबल ज़्यादा है वो जल्दी डिफ्यूज करेगा, जो सॉल्युबल नहीं है वो डिफ्यूज जल्दी नहीं करेगा। ठीक है, डिफ्यूजन का ही एक भाई है जिसका नाम है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब वो क्या है, डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस दैट हैज एन एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पे भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होगा और ये भी आपके लिविंग मेम्ब्रेन में होगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ प्रोटीन चैनल्स को कहते हैं, उन प्रोटीन चैनल्स को हम पोरिन्स कहते हैं। पोरिन्स फॉर्म ह्यूज पोर्स इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैविंग अ स्मॉल साइज ऑफ प्रोटीन कैन पास थ्रू देम। तो लार्ज साइज के प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं पास कर पाते, छोटे साइज के प्रोटीन मॉलिक्यूल पास कर पाते हैं। ठीक है, एंड इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर, इस पर भी सवाल आया हुआ है। ठीक है, एक तरह का पोरिन होता है जिसको हम एक्वापोरिन कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर चैनल। ठीक है, 3 तरह का मूवमेंट होता है। यूनिपोर्ट, अगर एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, एक मॉलिक्यूल एक बार में जा रहा है तो यूनिपोर्ट। दो मॉलिक्यूल एक साथ जा रहा है तो सिम्पोर्ट, सेम डायरेक्शन में। अगर दो मॉलिक्यूल उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है तो एंटीपोर्ट, तो इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तुम्हारा क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी जरूरी नहीं है उसमें। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ सैचुरेट को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और देयर शुड बी अ कैरियर ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड। ठीक, अब आते हैं अगले बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अपहिल ट्रांसपोर्ट है, वहां तक जो हम देख रहे थे वो डाउनहिल ट्रांसपोर्ट था। अगेन यहाँ पे भी मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए और ये अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, और यहाँ पे लिविंग मेम्ब्रेन स्पेसिफिक है। और दूसरा क्या है, एटीपी इज रिक्वायर्ड, देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एनसीईआरटी का टेबल है। रिक्वायर्स यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। सेलेक्टिव नहीं, चाहिए चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ सैचुरेट्स नहीं, बाकी दोनों सैचुरेट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अपहिल नहीं, नहीं अपहिल। रिक्वायर्स एटीपी नहीं, नहीं यस। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपहिल है, बाकी दोनों डाउनहिल है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अब प्लांट वाटर रिलेशन की बात करते हैं। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऑब्वियसली। प्रोटोप्लाज्म में लगभग मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो है वाटर ही होता है। ठीक है, टाइम पास है इसके, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो वाटर के पोटेंशियल की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं साई डब्ल्यू। अब यहाँ पे क्या होता है
कि एनसीईआरटी ने कुछ कुछ चीज़ें नहीं दी हैं, तो थोड़ा सा कुछ लिख लो जो हम लोग को जानना है। ठीक है, एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं डीपीडी। डीपीडी को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, दैट इज टीपी। ठीक है, अब एनसीईआरटी में क्या हुआ, डीपीडी ओपी टीपी सब बाद में दिया, वाटर पोटेंशियल पहले दिया, तो इसलिए इसको एनसीईआरटी के हिसाब से बनाया, इसलिए इसको वाटर पोटेंशियल इसमें पहले कर दिया गया। तो थोड़ा सा इसको समझ लेना खास करके। ठीक है, अब ओपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ साई, याद रखिएगा इसको सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, एंड टीपी इज इक्वल टू साई पी। ठीक है, जब भी डीपीडी की बात करते हैं, डीपीडी को हम सेल का प्यास कहते हैं, तो हमेशा लो डीपीडी टू हाई डीपीडी ट्रांसपोर्ट होगा, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी ट्रांसपोर्ट होगा। और जब भी हम वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। इस पे सवाल भी आता है, आपको वाटर पोटेंशियल निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, या डीपीडी निकालने के लिए बोलता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी साई डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीपीडी, ये भी आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ठीक है, वाटर पोटेंशियल प्योर सॉल्वेंट का 0 होता है, पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। तो इट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव फ्रीली इन सॉल्यूशन। कैसे एक्सप्रेस होता है, पास्कल में। वाटर मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी होता है इन लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म। तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट डालते जाओगे वो काइनेटिक एनर्जी कम होते जाता है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, या ऑस्मोसिस भी कह सकते हो एक तरह से। ठीक है, इफ द सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग इज वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप सॉल्यूट डालेंगे वाटर पोटेंशियल कम होगा, और जब भी आप सॉल्यूट डालेंगे डीपीडी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। सॉल्यूट लेने की क्षमता कम हो रही है तो सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो रहा है। ठीक है, साइएस इज ऑलवेज नेगेटिव, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि साई पी 0 है, टर्गर प्रेशर होगा नहीं, तो अगर फ्री सॉल्यूशन है तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू साई एस। इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर, तो इट वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, ये भी क्लियर है। ठीक है, व्हेन वाटर एंटर्स द सेल्स ड्यू टू डिफ्यूजन इट क्रिएट्स अ प्रेशर, तो इस प्रेशर को हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। इतना डिटेल में इसको जाना नहीं है अभी, बस इतना समझ जाओ, जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के फॉर्मूले पे मैंने तुमको सवाल बता दिए जिस तरह के आएंगे। ठीक है, अगला बात करते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इन प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन एंड द टोनोप्लास्ट वैक्यूलर मेम्ब्रेन आर important determinants of movement of molecule in or out of the cell, but cell wall is not a barrier to movement, it is freely permeable to water and substances in solution। याद देखो मेम्ब्रेन कैसा कैसा होता है, एक होता है फ्रीली सॉल्यूबल या फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल मतलब क्या हुआ, फ्रीली परमिएबल मतलब हुआ किसी को भी, मतलब कैसे भी चला जाएगा, सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी जा सकता है और वाटर भी जा सकता है। एक होता है सेमी परमिएबल, सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देगा, जैसे सेलोफिन। ठीक है, और एक होता है सेलेक्टिवली परमिएबल, जो लिविंग मेम्ब्रेन होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब जैसे मेरा सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेलेक्टेड सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जाने देगा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो देखो, तो नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वाटर मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल, देख लो हायर केमिकल पोटेंशियल मतलब हायर कंसंट्रेशन, टू अ रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल। तो वाटर के टर्म में बोल रहा है, ऐसे लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में जाता है जब तक दोनों डाइल्यूट नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो पोटैटो ऑस्मोमीटर एक करते हैं इसमें, तो पोटैटो ट्यूब लो, शुगर सॉल्यूशन डालो, उसके बाद उसको पानी में डालो, तो देखोगे कि उसका वाटर का लेवल बढ़ जाता है, इट इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक है, थिसल फनल लो, इसको सुक्रो सॉल्यूशन डालो और उसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दो, दैट इज एग मेम्ब्रेन या सेलोफिट। ठीक है, तो वाटर मूव्स इनटू द फनल, अगेन ये भी दिखा रहा है आपका ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं ऊपर से तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर नहीं होता, इस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। द एक्सेसिव प्रेशर required to prevent osmosis is called osmotic pressure। numerically osmotic pressure is equivalent to osmotic potential, बस साइन उल्टा हो जाता है। ठीक है,
देखो सिंपल सा चीज़ है, थिसल फनल कैसा होता है कि मान लो ये एक थिसल फनल है, ठीक, यहाँ पे पानी भर दो, ठीक है। अब यहाँ पे वही थिसल फनल जो बोला था, थिसल फनल लगा दो, ठीक। यहाँ पे डाल दो शुगर सॉल्यूशन, यहाँ पे डाल दिया आपने शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। ये सेमीकोलन मेम्ब्रेन डाल दिया और यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है। जब तक पिस्टन में प्रेशर नहीं डाला है क्या होगा, पानी अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर तुम यहां से प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा कि नेट फ्लो ऑफ वाटर रुक जाएगा, दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अगर उससे भी ज्यादा लगाओगे तो क्या होगा कि पानी बाहर एक्सपल्स होगा। तो जब बाहर एक्सपल्स होता है पानी, उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। जो पानी बाहर एक्सपेल होता है उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन टू अ सॉल्यूशन, तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। अगला टर्म है दैट इज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस याद रखिएगा, नॉर्मल सेल को ही हम फ्लैसिड सेल बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल सेल को ही हम फ्लैसिड सेल बोलते हैं। प्लाज्मोलिसिस क्या है, इफ एन एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। व्हेन अ सेल और टिश्यू इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड और आउटसाइड, तो इसको हम सेल को फ्लैसिड कहते हैं, ठीक है। अगर एक सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल स्वेल अप कर जाता है, और अगर एक सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालेंगे, तो सेल श्रिंक करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो व्हाट इज फर्स्ट लॉस फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम वैक्यूल, इस पे भी सवाल है, व्हाट इज फर्स्ट लॉस फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम वैक्यूल। ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस द सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्लांट श्रिंक्स, एंड अगर प्लाज्मोलाइसिस को रिवर्स करना है तो हम वाटर को फिर से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, तो क्या होगा, इसको हम कहेंगे बताओ, वाटर को फिर से हम हाइपोटोनिक डीप्लाज्मोलाइसिस कहेंगे, ठीक है, ठीक है। प्रेशर जो मैंने बताया था, प्रेशर पोटेंशियल इज बराबर टू टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल कंटेंट ऑनटू द सेल वॉल, इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। तो अगर टर्गर प्रेशर है तो क्या होगा, तुम्हारा सेल टर्जिड रहेगा। अगर टर्गर प्रेशर कम हो गया तो सेल फ्लैसिड हो जाएगा। तो फ्लैसिड सेल में टर्गर प्रेशर 0 होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या है बेटा, सरफेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर सरफेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है तो उसको इम्बिबिशन कहते हैं। जो इम्बाइबिंग सरफेस होता है उसको वाटर से एफिनिटी होना चाहिए, ठीक है। तो सीडलिंग आर इमर्ज आउट ऑफ द सॉइल ड्यू टू इम्बिबिशनल प्रेशर। ये सवाल याद रखिएगा, सीड में जो टेस्टा और टेगमेंट होता है वो इम्परमिएबल टू वाटर होता है। तो जो पानी है वो माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करता है, तो दैट इज नॉट ऑस्मोसिस। बट किशमिश या रेजिन जो स्वेलअप होते हैं दैट इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो ये क्लियर रखना, ठीक है। इम्बिबिशन रिक्वायर डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वाटर पोटेंशियल चाहिए, एंड एफिनिटी बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड। अब बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, इट अकाउंट्स फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमको और फास्टर सिस्टम चाहिए, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमको फास्टर सिस्टम चाहिए। तो मतलब देखो 50 माइक्रोमीटर 2.5 सेकंड में जाता है, तो सोचो 100 मीटर का पेड़ है, कैसे जाएगा, है ना। तो वहां दिक्कत है। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क और मासेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड मास फ्लो या बल्क फ्लो, ठीक है। मास फ्लो और बल्क फ्लो जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस में ही होता है। तो बल्क फ्लो कैन बी अचीव थ्रू अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसे रूट प्रेशर हो गया, और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जैसे तुम्हारा ट्रांसपिरेशन पुल हो गया। तो देखते हैं कैसे होता है। तो बल्क मूवमेंट कैसे होता है, बाय कंडक्टिंग टिश्यू, जिसको जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू है और कंडक्शन कराते हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं जाइलम क्या करता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अकर्स बाय डिफ्यूजन थ्रू मिलियंस ऑफ रूट हेयर प्रेजेंट इन द रूट टिप्स। रूट हेयर इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। याद रखिएगा रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है और स्टेम हेयर ट्राइकोम्स तुम्हारे मल्टी सेलुलर होते हैं। तो द एब्जॉर्ब वाटर इज मूव डीपर इनटू द रूट बाय टू पाथवे, एक एपोप्लास्टिक पाथवे होता है, एक सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है। एपोप्लास्टिक पाथवे सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल दैट इज कंटिन्यूअस थ्रू द प्लांट एक्सेप्ट फॉर कैस्पेरियन स्टेप दैट इज इन द एंडोडर्मिस। कैस्पेरियन स्टेप सुबेरिन का बना होता है जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ वाटर थ्रू एपोप्लास्टिक पाथवे, और उसके बाद फिर सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू चला जाता है। इट अकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द सेल वॉल। ये एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट,
और आराम से वाटर चला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोई हिंड्रेंस नहीं होता है एपोप्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे में सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्टेन एंड एक्सटेंड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, water has to enter the cell through cell membrane, hence movement is relatively slower, movement is again down a potential gradient। ठीक है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट कैन बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग स्पेस सवाल आया हुआ है, जैसे हाइड्रा लीफ में सिम्प्लास्टिक मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग। तो याद रखिएगा एपोप्लास्टिक मूवमेंट हमेशा फास्ट होगा, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट स्लो होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन रूट अकर्स वाया एपोप्लास्ट। ठीक है, बट एंडोडर्मिस के बाद उसको सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में ही जाना पड़ता है। ठीक है, उसको सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में ही जाना पड़ता है। ठीक, चलो बाकी यहां तक तो कुछ काम का है नहीं। ठीक है, सम प्लांट्स हैव एडिशनल स्ट्रक्चर फॉर वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन, जैसे माइकोराइजा रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ। फंगल फिलामेंट हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। ठीक है, रूट प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड टू द माइकोराइजा। तो पाइनस सीड कैनॉट जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजल एसोसिएशन, इस पे भी सवाल आया हुआ है, पाइनस सीड कैनॉट जनरेट विदाउट माइकोराइजल एसोसिएशन। अब वाटर मूवमेंट प्लांट में ऊपर कैसे आता है, तो दो थ्योरी है, पहला रूट प्रेशर थ्योरी। इसमें क्या होता है, एज वेरियस आयंस इन सॉइल्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इन द वैस्कुलर टिश्यू, वाटर फॉलोज एंड इंक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड द जाइलम। तो उससे एक पुश आता है और वो स्मॉल हाइट प्लांट को वहां से पानी मिल जाता है, जिसको हम रूट प्रेशर थ्योरी कहते हैं। तो क्या, ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग हैविंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कट अ सॉफ्ट प्लांट स्टेम हॉरिजॉन्टली, तो क्या होगा, पानी निकलेगा। तो ये दिखाता है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या रूट प्रेशर। एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग इवापोरेशन इज लो, तो एक्सेस वाटर कलेक्ट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, जो प्योर नहीं होता, अराउंड स्पेशल ओपनिंग, जिसको हम कहते हैं हाइडाथोर्स। इस ओपनिंग को हम कहते हैं हाइडाथोर्स, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं गटेशन। तो गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर, इस पे सवाल आया हुआ है। ठीक है, रूट प्रेशर कैन ओनली प्रोवाइड अ मॉडेस्ट पुल टू वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मेजर रोल जो है वो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कहता है, जो 15 मीटर पर आवर के हिसाब से ऊंचाई अचीव कर सकता है। तो वाटर इज मेनली पुल्ड बाय सक्शन पुल, मतलब ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होने की वजह से ऊपर वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो वाटर नीचे से ऊपर की तरफ पुल होता है, जिसको हम कोहेजन, अडेशन, ट्रांसपिरेशन फुल थ्योरी कहते हैं। तो तीन फिनोमिना यहां पे काम करता है, कोहेजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, एडेशन बिटवीन सरफेस एंड वाटर मॉलिक्यूल, और तीसरा हो गया सरफेस टू कॉलम। तो इससे क्या होता है, वाटर राइजेस इन कॉलम, है ना, वाटर कॉलम में राइज करता है इसकी वजह से। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या हुआ, इवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो तीन तरह का ट्रांसपिरेशन होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन और तुम्हारा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। सबसे ज्यादा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन कैसे, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्लू टर्न कर जाएगा। तो स्टोमाटा इज ओपन ड्यूरिंग डे एंड क्लोजर ड्यूरिंग नाइट, सिर्फ कैम पाथवे में स्टोमाटा रात में खुला होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज ड्यू टू टर्जिडिटी चेंज इन द गार्ड सेल। ठीक है, तो अगर K+ आयन बढ़ जाता है तो स्टोमाटा ओपन हो जाता है, अगर K+ आयन कम हो जाता है तो स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इतना ही अभी जान लो, फिलहाल काफी है। ठीक है, याद रखिएगा इनर वॉल जो गार्ड सेल का है वो थिक है और बाहर वाला वॉल थिन है। इसमें रेडियल मायोफाइब्रिल होते हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को इजी बनाते हैं। ठीक है, डाइकॉट स्टोमाटा बीन शेप्ड होता है, मोनोकॉट स्टोमाटा डम बेल शेप्ड होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन क्या क्या, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा पहला, ठीक, नंबर ऑफ ओपन स्टोमाटा, वाटर स्टेटस एंड कैनोपी स्ट्रक्चर। कैनोपी स्ट्रक्चर मतलब कितने लीफ कवर्ड हैं सनलाइट से। ठीक, ट्रांसपिरेशन ड्रिवन कैसे, कोहेजन, कोहेजन इज म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, एडेशन, attraction between water molecule to polar surface, and surface tension, water molecules are attracted to each other in liquid phase more than in gaseous phase। तो इससे क्या होता है,
पानी ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, विच क्रिएट्स अ पुल, जिसको सक्शन पुल कहते हैं, और इससे क्या है 30 मीटर हाई तक वाटर, 130 मीटर हाई तक वाटर चला जाता है, ठीक है। ये हो गया कोहेजन है, एडेशन, ट्रांसपिरेशन, पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के लिए भी स्टोमाटा ओपन चाहिए, जब स्टोमाटा ओपन होगा तो पानी का लॉस होगा, इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। C4 प्लांट ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू C3 प्लांट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, क्यों? क्योंकि ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं शो करते हैं। ट्रांसपिरेशन का फायदा, ट्रांसपिरेशन पुल बना रहा है, वाटर को सप्लाई कर रहा है, मिनरल ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, लीफ को कूल करता है, एंड मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बाय कीपिंग द प्लांट टर्जिड, ठीक। मिनरल कैसे एब्जॉर्ब होता है? मोस्ट मिनरल्स आर एब्जॉर्ब एक्टिवली, कुछ मिनरल्स आपके पैसिवली भी एब्जॉर्ब होते हैं। मिनरल्स अकर्स इन सॉइल एज फॉर्म ऑफ चार्ज आयन विच कैन नॉट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो वो किसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन सॉइल इज यूजुअली लोअर देन दैट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन रूट, इसीलिए मिनरल एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। एक्टिव अपटेक ऑफ मिनरल इज पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रूट and therefore uptake of water by osmosis, and therefore uptake of water by osmosis, ठीक है। सम आयंस पैसिवली भी चार्ज होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ करना नहीं आपको। सुबेरिन ऑफ द एंडोडर्मिस अलाउ फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस इन वन डायरेक्शन ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। रूट एंडोडर्मिस का सुबेरिन सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस कराता है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल की बात करो, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल, अब उसके बाद मिनरल पहुंच गया तुम्हारे एक पार्ट में, ठीक है। जब वो पार्ट गिरता है, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई चीफ सिंक्स ऑफ द मिनरल्स आर ग्रोइंग रीजन, तो वहां पे उसको चाहिए मिनरल, यंग लीफ, डेवलपिंग फ्रूट एंड स्टोरेज ऑर्गन। तो अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयन अकर्स एट फाइन वेन एंडिंग थ्रू डिफ्यूजन एंड एप्टिक अपटेक बाय दीस सेल्स, ठीक है। तो कोई भी लीफ जो सेनेसेंट लीफ होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो गिरता है और गिरने से पहले वो अपना जो न्यूट्रिएंट है वो आपके उसको दे देता है, वो अपना जो न्यूट्रिएंट है वो आपके किसको दे देता है, वो अपना जो न्यूट्रिएंट है वो आपके ओल्ड लीफ को दे देता है, ठीक है। सॉरी, ओल्ड लीफ को कह रहा हूँ, यंग लीफ को दे देता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनरल आयंस आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज्ड पार्टिकुलरली फ्रॉम ओल्डर सेनेसिंग पार्ट टू यंगर लीफ, जैसा मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। सम ऑफ द नाइट्रोजन ट्रेवल एज इनऑर्गेनिक आयन while most is carried as organic form such as amino acid। तो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होता है और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्लोएम के थ्रू होता है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का जो टैलेंट वो ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम के थ्रू होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर आर ऑल्सो कैरिड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा। हेंस वी कैनॉट क्लियरली से दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट ओनली इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट व्हाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल्स, है ना, क्योंकि फॉस्फोरस और सल्फर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जा रहा है तो मतलब फ्लोएम के थ्रू जाएगा। चलिए लास्ट टॉपिक है, दैट इज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ठीक है। इसको कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस, इट वाज गिवन बाय मंच। फ्लोएम का फ्लो हमेशा बाई डायरेक्शनल होगा, ठीक है, फ्लोएम का फ्लो हमेशा बाई डायरेक्शनल होगा। तो इट इज लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम अ सोर्स टू सिंक। द सोर्स एंड सिंक मे बी रिवर्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन ऑफ द प्लांट, ऑब्वियसली जहां पे लीफ है जो खाना बना रहा है वो सोर्स होगा, जहां पे नहीं है वो सिंक हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लोएम सैप इज मेनली वाटर एंड सुक्रोज, बट अदर शुगर, हार्मोन्स, अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो ट्रांसलोकेटेड वाया फ्लोएम सैप, ठीक है। तो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या मास फ्लो हाइपोथेसिस देखो, इस वर्ड गिवन बाय मंच, ठीक है। तो इट इज द हाइपोथेसिस दैट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। तो द ग्लूकोज प्रिपेयर्ड बाय सोर्स इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज, याद रखिएगा, स्टोरेज हमेशा स्टार्च के फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट हमेशा सुक्रोज के फॉर्म में होता है, बनता हमेशा तुम्हारा ग्लूकोज के फॉर्म में। तो बोलो कि ग्लूकोज के फॉर्म में क्यों ट्रांसपोर्ट नहीं करते बेटा, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। सुक्रोज इज मूव्ड इनटू द कंपेनियन सेल एंड देन इनटू द लिविंग सीव ट्यूब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फ्लोएम लोडिंग, फ्लोएम अनलोडिंग दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इट प्रोड्यूसेस अ हाइपरटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम। तो सीव ट्यूब सेल्स form long columns with C plates, cytoplasmic strands pass through the holes and C plates ताकि कंटिन्यूअस फिलामेंट बन जाए। तो उसमें क्या है कि पोर्स हैं जिसके थ्रू एक कंटिन्यूअस फ्लो बनता रहता है, पोर्स हैं जिसके थ्रू एक
कंटिन्यूअस फ्लो बनता रहता है। ठीक है, वाटर फ्रॉम एडजेसेंट जाइलम मूव्स इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप होता है एंड फ्लोएम सैप मूव्स इन द एरिया ऑफ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सुक्रोज फ्रॉम द फ्लोएम सैप एक्टिवली मूव्स इनटू द सेल्स, द सेल कन्वर्ट्स शुगर इनटू एनर्जी, स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है, एज शुगर इज रिमूव्ड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस एंड वाटर मूव्स आउट ऑफ द फ्लोएम। ठीक है, तो जैसे ही सिंक में गया तो सिंक में तुम्हारा वाटर बाहर निकल गया। ठीक, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को शो करने के लिए एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बताता है ये एक्सपेरिमेंट भाई? ये एक्सपेरिमेंट बताता है केयरफुली रिमूव अ रिंग ऑफ बार्क इंक्लूडिंग फ्लोएम लेयर फ्रॉम अ ट्री ट्रंक। आफ्टर फ्यू डेज क्या होगा? द पोर्शन ऑफ बार्क अबव द रिंग बिकम स्वोलन, दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। ठीक है, दिस शोज दैट फ्लोएम इन द टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो याद रखिएगा, तो इस केस में क्या होगा? पहले रूट डाइज फर्स्ट क्यों उसको खाना नहीं मिल रहा, एंड देन शूट। ठीक है, इस पे सवाल आता है, देन शूट। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया जिसका नाम था ट्रांसपोर्टिंग प्लांट। ऑब्वियसली आप डिटेल में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे होंगे, बट अभी एग्जाम लायक ये काफी है बेटा, है ना। अब लास्ट मोमेंट पे आपको मैं पूरा डीपीटी समझाऊंगा तो डीपीटी समझाने में 1 घंटे लगेगा। ठीक है, चल आते हैं अगले चैप्टर पे जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। अब ये तो रट्टाफिकेशन चैप्टर है, ये कीनोट से तो बेस्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, आइए क्या है? ऑल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म रिक्वायर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा, वाटर, मिनरल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स in a defined nutrient solution without soil is known as hydroponics. It was demonstrated by Sir Julian von Sachs, Germany, 1860 में। ठीक है, the nutrient solution is aerated for optimum growth। तो क्या है कि बिना सॉइल के अगर ग्रो कर रहे हैं तो उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स एंड देयर डिफिशियंसी सिम्टम्स। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स अभी कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो एंड सीडलेस कुकुम्बर एंड लेट्यूस के लिए प्रोड्यूस करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? मोर देन 60 एलिमेंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, सम प्लांट्स ग्रो नियर न्यूक्लियोसाइड्स जिसमें स्ट्रॉन्शियम होता है, कुछ प्लांट सेलेनियम और गोल्ड को भी एक्यूमुलेट करते हैं। गोल्ड के लिए इक्विस्टम है। ठीक है, टेक्निक अभी हमारे पास ऐसे है कि 10⁻⁻8 ग्राम पर मिलीलीटर का भी कॉन्सेंट्रेशन हम देख पाते हैं। क्राइटेरिया क्या है एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट के लिए? कि भाई अगर वो एलिमेंट नहीं है तो उसके बिना डिफिशियंसी हो जाएगा एंड इट कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनी अदर एलिमेंट, तभी वो एसेंशियल एलिमेंट है। तो ओनली 17 एलिमेंट्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। याद रखिएगा मैक्रो कैसे याद रखना, माइक्रो कैसे याद रखना, उस पर सवाल आ जाता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके अगर ग्रेटर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर है तो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, उससे कम है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, अगर ज्यादा है तो उससे माइक्रो न्यूट्रिएंट, उससे कम है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट। याद कैसे रखो? जैसे सिंगल डिजिट वाला है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, ये सारे सिंगल डिजिट वाले दिख रहे हैं तुमको, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, और सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम स्ट्रक्चरल यूनिट के लिए चाहिए, मैग्नीशियम तुम्हारे क्लोरोफिल के लिए चाहिए, तो इसलिए सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी सारे तुम्हारे मैक्रो न्यूट्रिएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन 10 mol पर केजी ऑफ ड्राई मैटर है तो मैक्रो न्यूट्रिएंट, लेस देन है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट में देखो आयरन Fe, मैग्नीज Mn, कॉपर Cu, मोलिब्डेनम Mo, जिंक Zn, यहां से बोरॉन छोड़ दो, क्लोरीन एंड निकल, तो सिर्फ बोरॉन को छोड़ दोगे तो सब डबल डिजिट वाले हैं, तो इससे तुमको पता चल जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, हायर प्लांट को सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम वगैरह भी चाहिए होता है। बेस्ड ऑन द फंक्शन एसेंशियल एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। क्या क्या? पहला कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड जैसे मैग्नीशियम, क्लोरोफिल और फास्फोरस में। ठीक है, एलिमेंट दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम जैसे मैग्नीशियम तुम्हारा रुबिस्को का एक्टिवेटर होता है और पेप्केस का एक्टिवेटर होता है। पेप्केस तुम्हारा C4 में और रुबिस्को तुम्हारा C3 प्लांट और C4 में दोनों है। जिंक इज एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज का। ठीक है, तीनों पे सवाल आया हुआ है हर बार। पोटेशियम हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा आल्सो। ठीक है, अब देखो रोल पे आते हैं, कौन कौन सा रोल क्या क्या करता है। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्राइट,
अमोनियम आयन के फॉर्म में भी जाता है। एसेंशियल फॉर ऑल प्लांट पार्ट्स पर्टिकुलरली द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल। मेजर कंस्टिट्यूएंट फॉर अमाइनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल, विटामिन एंड हार्मोन। फॉस्फोरस फॉस्फेटाइन के फॉर्म में क्या करेगा? प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड। एटीपी के लिए भी रिक्वायर्ड है फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। पोटेशियम, ऑब्वियसली पोटेशियम एनायन कैटायन बैलेंस मेंटेन करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा करता है, इस पर सवाल आया हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल करता है। ठीक। कैल्शियम स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाएगा, तो रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटेड टिश्यू ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। कैल्शियम और पेक्टेट जो होता है मिडिल लैमेला के लिए, ये भी इसी से बनता है। माइटोटिक स्पिंडल के लिए भी कैल्शियम चाहिए। एक्यूमुलेट्स इन ओल्डर लीव्स, ठीक है, क्योंकि ये सेनेसेंस लीफ में आपको ज्यादा एक्यूमुलेट होता है क्योंकि स्ट्रक्चरली जुड़ा हुआ है। ठीक है। मैग्नीशियम Mg2+ के फॉर्म में एक्टिवेट्स एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड मेंटेन्स राइबोसोम स्ट्रक्चर। सब इंपॉर्टेंट है, सब पे सवाल है हुआ है। सल्फर सल्फेट आयन प्रेजेंट इन 2 अमाइनो एसिड सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम विटामिन, थायमिन, कोएंजाइम ए एंड फेरोडॉक्सिन। ठीक है, सल्फर हो गया। आयन फेरिक आयन रिड्यूस रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज टू फेरस टू फेरिक। ठीक है। एक्टिवेट्स कैटलेज एंजाइम, इस पर सवाल आया, एंड एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिस पे सवाल आया सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जिंक सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, इस पे भी सवाल आया हुआ है। ठीक है। कॉपर ईटीएस, बोरॉन जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, इस पे बार बार सवाल आया हुआ है। सेल इलोंगेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ सवाल वहीं से आएगा। ठीक है। मॉलिबेडनम मॉलिबेडेट आयन नाइट्रोजिनेस का कंपोनेंट है। क्लोरीन अगेन एनायन कैटायन बैलेंस मेंटेन करता है एंड वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो इससे तुमको याद आ जाएगा। ठीक है। डिफिशियंसी सिम्टम क्या होता है कि अगर किसी डिफिशियंसी सिम्टम किसी एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में नहीं है तो वो डिफिशियंसी शो करेगा। तो जैसे क्लोरोसिस हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, स्टंटेड ग्रोथ हो सकता है, प्री मेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बड्स हो सकता है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या भाई देखो, क्लोरोसिस, लॉस ऑफ क्लोरोफिल किसके थ्रू, कलर हो जाएगा येलोइंग ऑफ लीव्स, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैग्नीज, जिंक एंड मॉलिबेडनम। नेक्रोसिस डेथ ऑफ टिश्यू, लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मॉलिबेडनम, इट इज ड्यू टू द कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम। ठीक है, तो ये तुम्हारा, और अगर नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिबेडनम का डिले हो रहा है ये, तो डिले इन फ्लावरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टॉक्सिसिटी कहते हैं अगर एक मिनरल ज्यादा क्वांटिटी में है तो क्या हुआ, दूसरा मिनरल का डिफिशियंसी हो जाएगा। तो टॉक्सिसिटी ऑफ वन इज द डिफिशियंसी ऑफ अदर मिनरल न्यूट्रिएंट, ये भी बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट में इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। तो एक्सेस ऑफ मैग्नीज इंड्यूसेस डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम बिकॉज इट competes with iron and magnesium। ठीक है, तो द सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी विल बी एक्चुअली डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन, इस पे भी सवाल आया हुआ है। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, तो अगर इनवर्ड एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इनफ्लक्स कहेंगे, अगर बाहर हो रहा है तो ईफ्लक्स कहेंगे। ठीक है, इज कॉल्ड इनफ्लक्स। ठीक है, एंड आउटवर्ड हो रहा है तो इसको हम ईफ्लक्स कहेंगे। इसी वजह से मैं की नोट्स आपको डायरेक्टली नहीं देता है ना, कि कुछ कुछ गड़बड़ रह जाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्लूड्स 2 मेन फेजेस। फर्स्ट फेज इज इनिशियल रैपिड पैसिव अपटेक ऑफ आयंस थ्रू एपोप्लास्ट, और सेकेंड फेज इज आयंस आर स्लोली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सिम्प्लास्टिक पाथवे। ठीक है, तो पहला पैसिव है, दूसरा एक्टिव है। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट, मिनरल सॉल्यूट्स आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम अलोंग असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। ठीक है, जाइलम सैप में तुमको मिलेगा सॉल्यूट्स। ठीक है, सॉइल एज ए रिजर्वायर, बिल्कुल, सॉइल सप्लाइज मिनरल्स एंड होल्ड्स वाटर, बिल्कुल सही बात है। हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सप्लाइज एयर
एंड सर्व्स एज मैट्रिक्स दैट स्टेबलाइजेस द प्लांट। ठीक, अगला आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज मेटाबॉलिज्म नाइट्रोजन या नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, इस पर सवाल आता ही आता है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो कैसे कैसे हो सकता है तुम्हारा, इन नेचर लाइटनिंग एंड यूवी रेज प्रोवाइड एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, इंडस्ट्रियल कंबशन, फॉरेस्ट फायर, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ऑल्सो आर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन जो बना तो अमोनिफिकेशन। ठीक है, तब देखो क्या क्या हुआ, सम ऑफ दिस अमोनिया वोलेटाइजेस एंड री एंटर्स द एटमॉस्फेयर, तो इसको हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडाइज इनटू नाइट्रेट्स बाय सॉइल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजोमनास, नाइट्रोकॉकस और नाइट्रोबैक्टीरिया। ये नाइट्रीफाइंग है और ये कीमो ऑटोट्रॉप्स है, इस पर याद है, इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो NO2 से NO3 बन रहा है तो नाइट्रोबैक्टर इन्वॉल्व है, और अमोनिया से NO2 बन रहा है तो नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोकॉकस इन्वॉल्व है। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन हुआ क्या, अमोनिया नाइट्रोजन से अमोनिया बना। ठीक है, इंडस्ट्रियल में भी अमोनिया बना, इलेक्ट्रिकल में नाइट्रेट बना, और अगर नाइट्रेट फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन होता है सीडोमोनास और थियोबैसिलस, जो सॉइल की फर्टिलिटी को कम करेगा, है ना, सॉइल की फर्टिलिटी को कम करेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन की बात करेंगे, रिडक्शन ऑफ N2NH2 बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो अमोनिया बना। ठीक है, कौन कौन सा होता है देखो, फ्री लिविंग में एजोटोबैक्टर ब्रेजिकनेरिया एरोबिक है, रोडोस्पाइरोलम बेसिलस एनारोबिक है, साइनोबैक्टीरिया एनाबिना नॉस्टॉक सिम्बायोटिक में राइजोबियम। ठीक है, एनाबिना नॉस्टॉक भी तुम्हारा एरोबिक में ही आएगा। ठीक है, सिम्बायोटिक में क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। ठीक है, तो क्या हो गया, राइजोबियम स्पीसीज तुम्हारा, इट इज सीन विद द रूट ऑफ लेग्यूम्स। ठीक है, लाइक अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स एक्सेट्रा। ठीक है, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग बट सिम्बायोटिक, दे कैन फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसको एसोसिएशन को हम नॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स फ्रैंकिया जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जैसे एलनस, इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जैसे एलनस। ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉड्यूल इज रेड और पिंक, जिसके पास प्रेजेंट होता है लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम नहीं करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ है तो राइजोबियम, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट एलनस के साथ है तो तुम्हारा फ्रैंकिया आ गया। ठीक है, तो क्या क्या होता है, राइजोबियम मल्टीप्लाई एंड कोलोनाइज the surroundings of root and get attached to the epidermal and root hair cells. Root hair culls and the bacteria invade the root hair. Infection thread is produced by carrying the bacteria into the root cortex, which initiates nodule formation. The bacteria are released from the thread into the cell. It leads to differentiation of specialized nitrogen fixing cells. ठीक है, nodule establishes a direct vascular connection with the host for exchange of nutrients. ठीक है, तो यही चीज हुआ, तो nodule contains nitrogenase एंजाइम एंड लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम MOFE प्रोटीन होता है जो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को अमोनिया में। याद रखिएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनाने में 8 ATP लगेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनाने में 16 ATP लगेगा। ठीक है, नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इसीलिए लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करता है। ठीक है, 8 ATP बता दिए ईच मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनाने में लगता है। ठीक है, द माइक्रोब्स लिव एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशन, बट नाइट्रोजन फिक्सिंग कंडीशन में फिर सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, फेट ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन इज प्रोटोनेटेड टू अमोनियम आयंस। मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन एसिमुलेट नाइट्रेट एंड अमोनियम, बट अमोनियम इज क्वाइट टॉक्सिक टू प्लांट, सो दे कैनॉट एक्यूमुलेट इट। ठीक है, तो अमोनियम 2 पार्ट में सिंथेसाइज होगा, रिडक्टिव अमाइनेशन और ट्रांस अमाइनेशन। तो क्या होता है, अमोनिया रिएक्ट करता है ग्लूटामिक एसिड के साथ, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ टू फॉर्म ग्लूटामिक एसिड। तो ये एक हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया
इट इज द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप, जो ट्रांस अमाइनेशन है, फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू कीटो ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा ट्रांस अमाइनेशन। ठीक है, तो रिडक्टिव अमाइनेशन हो गया और ट्रांस अमाइनेशन हो गया। एस्पार्जिन और ग्लूटामिन दो इंपॉर्टेंट अमाइड्स है। ठीक है, दे आर फॉर्म फ्रॉम टू अमाइनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, बाय एडिशन ऑफ अनदर अमाइनो ग्रुप टू ईच। ठीक, तो मतलब अगर अमाइनो ग्रुप ज्यादा है तो तुम्हारा एस्पार्जिनिन और ग्लूटामिन बनेगा। ठीक है, सिंस अमाइड कंटेन मोर नाइट्रोजन देन अमाइनो एसिड, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट वाया जाइलम वेसल्स। ठीक है, सोयाबीन में यूरिड्स होते हैं। सोयाबीन में क्या होते हैं? यूरिड्स होते हैं। ठीक है, इस पे भी सवाल आया हुआ है, तो एक बार मैं क्विक रिव्यू आपको फिर से दे देता हूं। ठीक है, राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है, एजोटोबैक्टर और ब्रेजिनिकिया, ये आपका फ्री लिविंग है। ठीक है, और आपका नॉस्टॉक एनाबिना साइनोबैक्टीरिया आ गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो आपने देखा रिडक्टिव अमाइनेशन, आपने देखा ट्रांस अमाइनेशन, आपने देखा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपने देखा नाइट्रिफिकेशन, और फिर आपने देखा नाइट्रोकॉकस वाला नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये सब जो है कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। तो आपका मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग करेंगे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। हाँ जी, तो दो चैप्टर रह गया, अब उसको भी निपटाते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी हो गया, तो आज हम लोग करेंगे फिर फोटोसिंथेसिस की नोट से। फोटोसिंथेसिस पे ज़्यादातर सवाल C3 C4 वाले पार्ट्स और साइंटिस्ट के नाम पे आता है, तो फटाफट हम उसको ये हाईलाइट करके निपटा देते हैं इस चैप्टर को, ज़्यादा मैकेनिज्म में नहीं घुसेंगे। ठीक है, तो चलो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, इस पर कभी सवाल नहीं आएगा। सवाल क्या क्या आएगा? पहला सवाल जो आएगा आपका कि आप वेरीगेटेड लीफ लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लीफ को कवर किए ब्लैक पेपर से, और उसके बाद एक्सपोज किए उसको लाइट पे। ठीक है, तो क्या हुआ? टेस्ट फॉर लीफ फॉर स्टार्च हम टेस्ट करते हैं, तो सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में स्टार्च बनाता है, तो ये दिखाया कि भाई सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दूसरा मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट था, तो क्या किए हम आधे लीफ को एक टेस्ट ट्यूब में डाले और KOH डाल दिए। KOH क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करता है। अदर हाफ इज एक्सपोज टू एयर। उसके बाद प्लेस दिस सेटअप इन लाइट फॉर सम टाइम, तो क्या दिखा कि जो लीफ अंदर घुसा हुआ था उसमें स्टार्च नहीं मिला, और जो लीफ अंदर नहीं घुसा था उसमें स्टार्च मिला, तो ये प्रूव कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये था वॉन मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए आगे प्रिस्ली चचा हुए। जोसेफ प्रिस्ली ने क्या बोला कि भैया क्या किया? चूहा लिया और कैंडल लिया। ठीक है, कैंडल बुझा, चूहा का भी बत्ती गुल हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? इन्होंने एक पेड़ लगा दिया, तो अब कैंडल भी जलता रहा और चूहा भी जिंदा रहा। तो इसने बोला कि कैंडल जो हवा ले जा रहा था, प्लांट वो हवा छोड़ दे रहा है, और इसकी वजह से माइस जिंदा रह रहा है। तो ही हाइपोथाइज दैट प्लांट रिस्टोर द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। क्या था वो एयर? वो एयर ऑक्सीजन था। ठीक है, फिर इसका इंगू चाचा है। इंगू चाचा ने बोला कि ये वाला जो एयर है ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिलीज होता है, तो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑक्सीजन रिलीज करती है। तो सेम एक्सपेरिमेंट को उसने रिपीट किया डार्क में, तो डार्क में क्या हुआ कि गैस नहीं निकला और चूहा मर गया, और लाइट में गैस निकला और चूहा जिंदा रह गया। फिर वन सैक्स चचा थे। सैक्स चचा ने क्या किया कि ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन प्लांट ग्रो एंड इट इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। कहां पे? क्लोरोफिल लोकेटेड होता है क्लोरोप्लास्ट में, एंड ग्लूकोज इज मेड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, एंगल चचा ने क्या किया? एंगल मैन ने क्या किया? स्प्लिट लाइट यूजिंग अ प्रिज्म, और क्या किया? क्लैडोफोरा लिया और उसमें एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिया। ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ कहां होगा? जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा। ऑक्सीजन कहां पे होगा? जहां पे लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड ग्रीन स्पेक्ट्रम। तो इसी को इसने
एक्शन स्पेक्ट्रम कहा। तो जहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होगा और वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। ठीक है। बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इट वॉज डिस्कवर्ड दैट प्लांट यूज दिस एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला CO2 प्लस H2O इन CH2O N और प्लस O2। ठीक है। इट इज अ कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज रिलीज करेगा। वॉन नील ने क्या कहा? वॉन नील ने कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट ऑन पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया और उन्होंने बताया क्या कि फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फॉर्म्स अ सुटेबल ऑक्साइडेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो हाइड्रोजन जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो पानी से आ रहा है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड से तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो इन ग्रीन प्लांट वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इट इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या हुआ? H2S निकला, पानी नहीं निकला। तो ऑक्सीजन जो निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है? वो वाटर से निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकल रहा है। ये क्लियरली बता दिया गया। तो ही इन्फर्ड दैट ऑक्सीजन इज इवॉल्व फ्रॉम द ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओवरऑल रिएक्शन इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है। पिगमेंट देख लो, फोटोसिंथेसिस कहां होता है? फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में होगा। ग्रीन पार्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अगेन सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास थाइलाकॉइड, ग्रैना और तुम्हारा स्ट्रोमा लैमेला होता है। तो थाइलाकॉइड के स्टैक को हम ग्रैना कहते हैं। ग्रैना कनेक्टेड होता है स्ट्रोमा लैमेला से और जो फ्लूइड सब्सटेंस है या मैट्रिक्स है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ग्रैना या थाइलाकॉइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क रिएक्शन। ठीक है। तो ईच ग्रैनम इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड they contain leaf pigments obviously। ठीक है। the membrane traps energy and synthesize ATP and NADPH। तो ये लाइट रिएक्शन हो गया। ठीक है। स्ट्रोमा में इंजामेटिक रिएक्शन होता है दैट इनकॉर्पोरेट कार्बन डाइऑक्साइड और इससे शुगर सिंथेसिस होता है या बायोसिंथेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है। इट इज नॉट लाइट डिपेंडेंट, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट, इसलिए इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन डार्क में होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। ठीक है। पिगमेंट, मेन पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए है। एक्सेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड। ठीक है। क्रोमैटोग्राम से हम सेपरेट कर सकते हैं इन पिगमेंट को। ठीक है। तो क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड प्रिवेंट करता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट, दे एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम कोइंसाइड क्लोजली। तो अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम देखोगे तो जहां रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है वहीं पे एक्शन स्पेक्ट्रम आपको ज्यादा दिखेगा, वहीं पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। कौन से रीजन में? ब्लू और रेड रीजन में। फोटोसिंथेसिस में दो पिगमेंट होता है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी पे हुए हैं, इसलिए नहीं हुए हैं कि कौन कम वेवलेंथ है या ज्यादा वेवलेंथ का है। ठीक है। 680 नैनोमीटर वाला जो है वो तुम्हारा फोटोसिस्टम 2 है और 700 नैनोमीटर वाला जो है वो तुम्हारा फोटोसिस्टम 1 है। ठीक है। अच्छा, ईच photosystem has a chlorophyll A molecule and accessory pigments bound to protein। ठीक है। all pigment except one molecule of chlorophyll A form the light harvesting complex। ठीक है। तो वो एक मॉलिक्यूल क्या बनाता है? वो एंटीना बनाता है। ठीक है। सिंगल क्लोरोफिल ए एक्ट्स एज रिएक्शन सेंटर। PS1 में रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर और PS2 में 680 है, इसीलिए इसको P700 और P680 कहते हैं। ठीक है। लाइट रिएक्शन क्या क्या होता है? दो तरह का होता है, एक तुम देखोगे जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक तुम देखोगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। काम की चीज बस जान जाओ, अभी उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा PS2 में तुम्हारा जो फोटो सिस्टम 2 है यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट वाटर होता है और इससे ATP और NADPH प्रोड्यूस होता है। तो साइक्लिक फोटो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों यूटिलाइज होता है और यहां को क्या होता है कि ATP और NADPH प्रोड्यूस होता है विच इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या इसको हम जेड स्कीम भी कहते हैं। ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ATP का इस्तेमाल होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ATP का इस्तेमाल होगा। ठीक है। और वहां पे सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा और वहां पे क्या होगा कि तुम्हारा वहां पे सिर्फ ATP का सिंथेसिस होगा, NADPH का सिंथेसिस नहीं होगा, देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। ठीक है। फिर से मैं बता देता हूं क्या क्या है। फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों मिल रहा है।
फोटो सिस्टम 2 में स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो रहा है, एटीपी और एनएडीपीएच बना तो क्या हुआ, जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ। ठीक है, अगर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है और एटीपी का सिर्फ फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट देयर। ठीक है, तो व्हेन PS2 एब्जॉर्ब रेड लाइट of 680 nanometer, electrons are excited and transport to electron acceptor. Electron acceptor passes them through a chain of ETS. Movement of electron is downhill in terms of redox potential cells. So electrons are transported to PS1. PS1 also gets excited, ठीक है, 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट से, और अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को ये भेजता है जिससे आपका NADPH प्लस H प्लस प्रोड्यूस होता है। इसको हम जेड स्कीम कहते हैं या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर PS2 में होता है ऑन द इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर PS2 में हो रहा है ऑन द इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, वाटर इज स्प्लिट इनटू H प्लस एंड O माइनस। ठीक है, these electrons are needed to replace the electron that is moved from PS2. ठीक है, the protons are used to reduce NADP to NADPH. Oxygen is liberated as a byproduct of photosynthesis. ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन वही, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जैसा मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ATP का प्रोडक्शन हो रहा है और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। तो नॉन साइक्लिक में जेड स्कीम है, साइक्लिक में आपका सिर्फ ATP का सिंथेसिस है। मैंने आपको वही बताया, जेड स्कीम में क्या हुआ, ATP NADPH दोनों सिंथेसाइज हुआ, साइक्लिक में स्ट्रोमा लैमेला में PS1 में है, और यहां पे क्या हुआ कि वहां पे क्या हुआ, सिर्फ ATP का सिंथेसिस हुआ। ठीक है, क्लियर है। 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर दोनों होगा वेवलेंथ, तो PS2 और PS1 दोनों काम करेगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। अगर सिर्फ सिंगल मोनोक्रोमैटिक लाइट होगा 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ का तो सिर्फ PS1 सिंथेसाइज होगा, जहां पे सिर्फ ATP प्रोड्यूस होगा। ज्यादा फंक्शनल आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। ठीक, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस बन गई, इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट। तो बेसिकली होता क्या कीमो हाइपोथेसिस में कि स्ट्रोमा से हम प्रोटॉन को लाते हैं थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में। ठीक है, और उसके बाद उसको ल्यूमेन से फिर जब स्ट्रोमा में डाउनहिल प्रोसेस में निकालते हैं तो ATP प्रोड्यूस होता है। तो ATP synthesis is linked to development of a proton gradient across a thylakoid membrane. Splitting of water occurs in the inner side of the membrane, so proton accumulates in the lumen of thylakoid. ठीक है, इस पे सवाल आता है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है भैया, तो फियोफाइटिन होता है। ठीक है, तो एज इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इट इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू द फॉलोइंग रीजन। क्योंकि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज लोकेटेड टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन कैरियर। इतना डिटेल में से नहीं घुसेंगे, ठीक है, इतना बस समझ जाओ कि क्या हुआ, स्ट्रोमा में हम क्या किए, प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन करा लिए। ठीक है, उससे जब वो फिर हम थैलाकॉइड के ल्यूमेन में प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन करा लिए। अब वो जैसे बाहर निकलेगा तो ATP प्रोड्यूस होगा। बस इतना समझ जाओ। ठीक है, तो यहां देखो, यहां H प्लस का हमने क्या किया, ये बढ़ा लिया। ठीक है, ये आपका प्लास्टोक्विनोन है और यहां पे आपका जो आएगा सबसे पहले फियोफाइटिन आएगा। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम से B6F, उसके बाद फिर प्लास्टोसियानिन, और प्लास्टोसियानिन से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन, यही H प्लस आयन जब बाहर निकलेगा तो ATP प्रोड्यूस करेगा। ठीक, क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया। यही अगेन फिर F0 और F1 प्रोटीन होता है, जैसे आपने ETS में देखा है, सेम तरीके का। ठीक है, और उसके पास ATPase एंजाइम होता है जो ATP का प्रोडक्शन कराता है और इससे ATP बन जाता है। ठीक, डार्क रिएक्शन की बात करेंगे। डार्क रिएक्शन को हम बायोसिंथेटिक फेज करते हैं। इट इज C3 पाथवे, या इसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है दैट इज PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। कैसे किया था, मेल्विन केल्विन स्टडी द एल्गल फोटोसिंथेसिस यूजिंग रेडियो एक्टिव कार्बन। तो इससे पता चल गया था हमको कि पहला प्रोडक्ट क्या होता है। देखो ये टेबल देखोगे तो तुमको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है ध्यान से। ठीक है, तो देखो सबसे सिंपल क्या है, RUBP है, कितना कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया, कार्बोजाइलेशन प्रोसेस किया, इससे PGA बना, कितना मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बना, दैट इज PGA कन्वर्ट हो गया PGL में। प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। क्या हुआ, 2 ATP और 2 NADPH यूज हुआ। ठीक है, 2 ATP और 2 NADPH
यहां पे यूज हुआ, ठीक है। उसके बाद पीजीएल कन्वर्ट हो गया आरयूबीपी में, फिर से यहां पे फिर से एक एटीपी कन्वर्ट यूज हुआ, तो टोटल कितना हुआ पर साइकिल 3 एटीपी प्लस 2 NADPH पर साइकिल। पर साइकिल इतना हुआ, तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 18 एटीपी प्लस 12 NADPH, ठीक है। क्या प्राइमरी फिक्सेशन कराएगा रुबिस्को एंजाइम, किससे प्राइमरी फिक्सेशन हो रहा है, आरयूबीपी से। बस इतना समझ जाओ, इससे ज्यादा तुमको जाने की जरूरत नहीं है। काम कीजिए, समझ गया। 6 टर्न होगा जिससे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। सिंपल सा चीज है, इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं। तो क्या 6 कार्बन डाइऑक्साइड से 1 ग्लूकोज बना, 18 एटीपी 12 NADPH 12 NADP से निकल के काम बना दिया, ठीक है। C4 साइकिल को हम लोग हैश एंड स्लैग साइकिल भी कहते हैं। ये क्रैन्ज एनाटॉमी शो करते हैं, मतलब डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो यहां क्या होता है, यहां पे तुम्हारा 2 तरह के सेल है, मिजोफिल सेल है और ये बंडल शीथ है। मिजोफिल सेल में क्या हो रहा है, यहां पे क्यों करते हैं हम क्रैन्ज एनाटॉमी या क्यों करते हैं हम C4 साइकिल, क्योंकि ये फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है। अभी इसका कंपैरेटिव एनालिसिस भी देख लेंगे तो आपका पूरा समझ में आएगा। तो फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है। तो क्या हो गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कितना कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनाया तो बनाया C4 एसिड। कौन सा C4 एसिड बना, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड में। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कितना कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड। ट्रांसपोर्ट हुआ मैलिक एसिड के फॉर्म में, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। इसके बाद इसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। किसका क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ तो क्या हुआ, 3 कार्बन कंपाउंड बना। 3 कार्बन कंपाउंड बना तो पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को ट्रांसपोर्ट किए और पायरुविक एसिड को फिर से बना दिया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहां हो रहा है, मेसोफिल सेल में। यहां पे केल्विन साइकिल कहां पे चल रहा है, बंडल शीट में। यहां पे जो एंजाइम यूज होगा दैट इज पेपकेस, ठीक है। तो इस प्रोसेस में 2 एटीपी एक्स्ट्रा लग जाता है पर साइकिल। तो टोटल यहां क्या हो जाता है, टोटल इसका हो जाता है 30 एटीपी और 12 NADPH। बट जो बायोमास का फिक्सेशन है ये ज्यादा करता है। तो देखो क्या हुआ, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, कितना कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। एंजाइम क्या यूज होगा, पेपकेस। मिजोफिल सेल में रुबिस्को नहीं होता, बंडल शीट में रुबिस्को होता है। क्या बनाया, C4 एसिड दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कहां चला गया, मैलिक एसिड बनाया। मैलिक एसिड क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन किया, कहां पे जाके, बंडल शीट में जाके। क्या रिलीज किया, C3 मॉलिक्यूल दैट इज पायरुविक एसिड। उसके बाद फिर C3 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया फिर से पेप में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया C3 पाथवे में, ठीक है। कोई दिक्कत, तो बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन रुबिस्को बट लैक पेपकेस। तो यही इसी को हम क्रैन्ज एनाटॉमी कहते हैं। तो दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, दे कैन टॉलरेट हायर टेम्परेचर, शो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, लैक फोटो रेस्पिरेशन है, हैज ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन आपका होता है इट इज ड्यू टू क्या, इन C3 प्लांट। तो क्या होता है, जो रुबिस्को है इसको दोनों से प्यार है, ऑक्सीजन से भी प्यार है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी प्यार है। तो रुबिस्को क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाता है, फॉस्फोग्लिसरेट। इस पे सवाल आया हुआ है, ठीक है। ग्लिसरेट कितना कार्बन कंपाउंड है, इट इज 3 कार्बन कंपाउंड और बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। कितना कार्बन कंपाउंड है, फॉस्फोग्लाइकोलेट इज 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो ये बनाता है और ये वेस्टफुल प्रोसेस है। यहां पे क्या क्या चीज का इस्तेमाल हुआ, यहां पे इस्तेमाल हुआ आपका पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। पीसीएम से तुम याद रखो, ठीक है। पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे तुम्हारा ये हुआ। तो यहीं पे देखो आरयूबीपी बनाया, फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड और फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन कंपाउंड, इसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। C3 में देर इज नो सिंथेसिस ऑफ शुगर ATP एंड NADPH, इसलिए वेस्टफुल प्रोसेस है। रादर इट कॉजेज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग ATP, ठीक है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है क्योंकि पेपकेस को कोई एफिनिटी नहीं है। क्लियर, क्लियर। तो ड्यू टू लैक ऑफ फोटो रेस्पिरेशन प्रोडक्टिविटी इज बेटर इन C4 प्लांट्स, प्रोडक्टिविटी इज बेटर इन C4 प्लांट। तो C3 और C4 में देख लो डिफरेंस, तुमको पूरा जो टेबल है उससे समझ जाएगा। कहा, मिजोफिल एंड बंडल शीथ, क्रैन्ज एनाटॉमी प्रेजेंट, आरयूबीपी प्राइमरी, पेप प्राइमरी, PGA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड,
क्लोरोप्लास्ट ग्रेना में, ये बंडल शीट में। फोटो रेस्पिरेशन लॉस इज हाई, नेग्लिजिबल, 20 से 25 डिग्री, 35 से 45 डिग्री, ठीक है। लेस एफिशिएंट, हाई, राइस, व्हीट, बीन, पोटैटो, मेज, शुगर केन, तुम्हारा शोरगम, ये सारा आ गया यहाँ पे टोमेटो भी आ जाएगा, ठीक है। ये C3 प्लांट होती है, ठीक। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो क्या क्या हो गया? इंटरनल प्लांट फैक्टर जैसे नंबर, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंशन है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। एक्सटर्नल फैक्टर में सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन एंड वाटर। ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोलता है कि जो चीज सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी वही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमाइन करेगी। तो सबसे पहले लाइट पे देखते हैं, तो लाइट में क्या हुआ? शुरू में बढ़ा, उसके बाद फिर कांस्टेंट इंटेंसिटी पे रह गया, ठीक है। तो लाइट सैचुरेशन अकर्स है 10% ऑफ फुल सनलाइट, ठीक है। लाइट इज रेयरली ए लिमिटिंग फैक्टर, सिर्फ अगर शेडी प्लांट है तो उसमें लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, क्यों? एटमॉस्फेयर में बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है? एट लो लाइट C3 and C4 plant do not respond to high CO2. At high light shows increased rate of photosynthesis. So C4 plant shows saturation at 360 माइक्रोलीटर और C3 शो करता है 450 माइक्रोलीटर। क्यों? यहां पे फोटो रेस्पिरेशन बहुत कम हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर सेकेंड फैक्टर है जो करता है। C4 प्लांट हायर टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करता है और हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करता है। C3 प्लांट मच लेसर टेम्परेचर पे काम करता है। वाटर से क्लोजेस स्टोमाटा तो रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी, जिससे आपका तुम्हारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या? रेस्पिरेशन प्लांट। तो आज का मैराथन का लास्ट क्लास है, दैट इज रेस्पिरेशन प्लांट, जब हम कीनोट 2.0 से करेंगे। अगर रेस्पिरेशन प्लांट में सिर्फ गिनती आ गई तुमको तो तुम्हारा काम हो लेगा। काम की चीजें हम पढ़ेंगे और निकल लेंगे। आइए तो देखिए क्या क्या चीज है। फिर यहाँ पे टाइम रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। हम जो रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया क्या होता है? तो फॉर रेस्पिरेशन प्लांट गेट ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ होता है ये गैसेस? स्टोमाटा एंड लेंटिसल में। तो क्या? C6H12O6 प्लस 6CO2 बनाया, CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी रिलीज करता है। तो क्या क्या स्टेप होता है? स्टेप पे आते हैं सीधे सीधी, ग्लाइकोलिसिस या EMP पाथवे, एमडेम, मेयर एंड पार्सन्स, ये पाथवे होता है, ठीक है। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इट इज द कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। किसने दिया? एमडेम, मेयरॉफ एंड पार्नस, इसलिए तुमको इसको EMP पाथवे कहते हैं। इन एनारोब दिस इज द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या हुआ भैया? देखो इसमें 10 स्टेप का प्रोसेस होता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, देखो ग्लूकोज 6, यहाँ पे एंजाइम लगा हेक्सोकाइनेज, ठीक है। अगर जो नहीं पता हो लिख लो, यहाँ पे एंजाइम लगा हेक्सोकाइनेज। काम के एंजाइम से बताएंगे, पूरा नहीं बताएंगे, ठीक है, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, फिर PGL बना। PGL ढाप में इंटरचेंजेबल रहता है, ठीक है। फिर बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और पायरुविक एसिड, ठीक है। तो इसमें जो काम का चीज है क्या सर? काम का चीज बस इसमें है कि 10 स्टेप का प्रोसेस है, ठीक है। आपको याद नहीं रखना बाकी कुछ, ठीक है। ATP इज यूटिलाइज इन 2 स्टेप। कहां कहां? पहला ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो यूटिलाइजेशन ऑफ ATP 2 स्टेप में हुआ, ठीक है। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट करता है तो ढाप बनता है, इंटरचेंजेबल होता है, या PGL बनता है। PGL इज ऑक्सीडाइज एंड गेट्स कन्वर्टेड टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट और यहां पे तुम्हारा NADH बना, यहां पे तुम्हारा NADH बना, ठीक है। फिर उसके बाद ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, यहां पे ATP रिलीज होता है, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में जब कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, तो यहां भी ATP रिलीज होता है। तो क्या हुआ? तो आपको अगर दिख रहा होगा, तो यहां पे एक ATP लगा, तो 2 ATP लगा। बना कितना? यहां पे 2 ATP और यहां पे 2 ATP, तो कितना बना? 4 ATP। तो नेट गेन कितना हुआ मालिक? नेट गेन 2 ATP का ही हुआ। तो अगर पूछे आपसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से तो कितना हो गया? 2 ATP, ठीक है। और अगर आपसे पूछे ETS के थ्रू चला गया तो कितना होगा? तो यहाँ NADH 1 बना, तो ये 2 बार होगा, तो 2 NADH हो गया। 2 NADH मतलब 1 से 3 देता है, तो 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6, तो 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 8, है ना।
तो कभी कभी NADH 2 ATP भी प्रोड्यूस करता है, तो वहां भी आपको ध्यान रखना है। तो 6 ATP और 8 ATP अगर पूछे टोटल ग्लाइकोलिसिस से कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और अगर सिर्फ पूछा कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, तो 2 ATP, ठीक है। इन ग्लाइकोलिसिस 4 ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज एंड 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज यूज। तो भैया लेकिन क्या हुआ, सिंथेसाइज हुआ तो 2 यूज भी तो हुआ था, तो नेट गेन क्या हुआ, नेट गेन 2 ही हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि अगर पायरुविक एसिड अब एनारोबिक में काम किया तो किस तरह से आएगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, ये एनारोबिक होगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन में चला गया तो क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन होगा। फर्मेंटेशन की बात करेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अंडर एनारोबिक कंडीशन, तो 2 तरह का होगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है, इथेनॉल बनता है, कैसे, ईस्ट में आपको देखने का मिलेगा। ईस्ट 13% कंसेंट्रेशन से ज्यादा में मर जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मसल में होता है, यहां पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और यहां पे क्या है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। दोनों केस में 2 ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक। तो द रिड्यूसिंग एजेंट NADH प्लस H प्लस इज रीऑक्सीडाइज टू NADH इन बोथ द प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पे ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर स्टार्ट हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म में तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर उसके बाद लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल आपका माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट होता है। तो क्या क्या होता है पहले देखो, सबसे पहला स्टेप पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम प्लस NADH, पायरुवेट डिहाइड्रोजन से बना है एसिटिल कोएंजाइम और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम आपका मिल जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है, तो बनता है 6 कार्बन कंपाउंड, दैट इज TCA, ठीक है। TCA से फिर बना ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड के बाद बना अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। याद रखिएगा ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड तुम्हारा 6 कार्बन कंपाउंड होता है, उसके बाद डी कार्बोक्सिलेशन होता है तो बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फिर डी कार्बोक्सिलेशन होता है तो बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम, सक्सिनिल कोएंजाइम से बनता है सक्सिनेट, सक्सिनेट से फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैलेट और मैलेट से ऑक्सैलो एसिटेट। सवाल कहां आएगा मालिक, सवाल आएगा ATP कितना प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहां पे 1 NADH प्लस H प्लस, यहां पे 3 NADH, 1 2 3 NADH प्लस H प्लस और 1 FADH2 और 1 GTP। तो अगर पूछे कि क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से पर साइकिल कितना ATP प्रोड्यूस होता है, तो 1 ATP, ठीक है। तो 2 साइकिल होगा तो 2 GTP प्रोड्यूस होगा या ATP प्रोड्यूस होगा। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से पूछेगा तो 2 GTP, और अगर पूछ दे कि तुम्हारा बाकी सब प्रोसेस सब मिला के कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3, तो 3 दूनी 6, तो 6 3 18 ATP, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा ये 2 है तो 2 दूनी 4, तो 18 4 22 ATP और 2 इससे निकला, तो टोटल 24 ATP प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अभी दिखा देंगे बैलेंस शीट तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो TCA साइकिल में क्या क्या हुआ, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विथ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाया सिट्रेट, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ एक्स्ट्रा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया सक्सिनिल कोएंजाइम, सक्सिनिल कोएंजाइम 4 कार्बन कंपाउंड है, सक्सिनिल कोएंजाइम कन्वर्ट हो गया सक्सिनिक एसिड में, अगेन 4 कार्बन कंपाउंड है और एक GTP मॉलिक्यूल निकला, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट से एंड देन टू मैलेट, और मैलेट से फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारा काम हो गया। तो क्या रिलीज हुआ, तो समरी ऑफ द इक्वेशन विल बी 6 कार्बन डाइऑक्साइड 8 NADH। अब बोलोगे सर ये 8 कैसे हुआ, आप तो 6 ही बोल रहे थे, तो बेटा वो लिंक रिएक्शन में भी तो एक है ना, एक और एक 2, तो 8 NADH 2 FADH2 और 2 ATP, ये क्रेब्स साइकिल प्लस लिंक रिएक्शन दोनों बोल दो, क्रेब्स साइकिल में सिर्फ कम होगा, ठीक है, बट ठीक है दोनों माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। तो इतना तुम्हारा आ गया, ठीक है, दैट इज विल बी इक्वल टू टोटल, अगर सबको जोड़ दोगे तो क्या हुआ 6 और 8 माइनस कर दो, तो 8 3 जा 3 ATP 24, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 28 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 30 ATP। यही हुआ ना, 24 और 28 2 30, ठीक है। अगर ग्लाइकोलाइसिस मिला लोगे तो 36 या 38 ATP आ जाएगा, ठीक। ETS की बात करें, ETS इज द मेटाबॉलिक पाथवे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन पास करता है। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करने का, क्या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां पास होता है,
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और ज्यादातर रिएक्शन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। तो कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम CA3 वाया कॉपर आयन, और कॉम्प्लेक्स 5 दैट इज तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 5 दैट इज ATPase वाला है ना, ATP सिंथेटेज एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स 5 जहां पे ATP प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑक्सीजन। ठीक है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑक्सीजन। तो देखो भैया एक बार पढ़ लो। ठीक है, तो क्या होता है, दिस इज टू रिलीज एंड यूटिलाइज एनर्जी स्टोर्ड इन NADH एंड FADH2 ड्यूरिंग TCA cycle. The electrons are passed on to oxygen to form water. Electrons from NADH is oxidized by an NADH dehydrogenase complex. Electrons are then transferred to ubiquinone. यूबिक्विनॉन कन्वर्ट हो जाता है यूबिक्विनॉल में, फिर ये यूबिक्विनॉल लिया FADH2 से भी, और उसके बाद इसने दिया यूबिक्विनॉल बनके इसने ट्रांसफर किया साइटोक्रोम BC1 में को, BC1 से गया साइटोक्रोम C में, साइटोक्रोम C मोबाइल कैरियर होता है और इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 तक ले जाता है। साइटोक्रोम C से गया साइटोक्रोम A में, A से गया A3 वाया कॉपर आयन। उसके बाद जब कॉम्प्लेक्स 1 to 4 कंप्लीट हो जाता है तो यहां क्या हुआ, प्रोटॉन का ग्रेडियंट हो गया। तो अब यहां पे साइट कॉम्प्लेक्स 5 में ये प्रोटॉन को फिर से मैट्रिक्स में ले जाएगा और जिसमें तुम्हारा ATP का सिंथेसिस हो जाएगा। तो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ETS इज इन कॉम्प्लेक्स 5। तो ये देखो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में जब 2 हाइड्रोजन जाता है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोड्यूस होता है। फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोड्यूस F0 से 2 हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, कैसा प्रोसेस होगा, ये डाउनहिल प्रोसेस होगा। ठीक, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। तो ऑल स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस TCA एंड ETS occurs sequentially and orderly. NADH synthesized in glycolysis is transferred into mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation. ठीक है, 1 ग्लूकोज बीइंग रिस्पायर्ड कितना प्रोड्यूस करेगा, 36 या 38 ATP प्रोड्यूस करेगा। तो देखो ग्लाइकोलिसिस से 2 ATP और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, तो इसमें 6 2 8। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से तुम्हारा क्या, ये उसका कह रहा है किसका, लिंक रिएक्शन का 6 ATP। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्रेब्स साइकिल का कह रहा है 6 18 2 4 2 2, तो टोटल 36 या 38 ATP मॉलिक्यूल आ जाता है। ठीक है, इफ 2 मॉलिक्यूल्स आर स्पेंट इन ट्रांसपोर्टिंग 2 NADH तो नेट गेन 36 होगा, नहीं तो 38 होगा। फर्मेंटेशन पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, नेट गेन 2 ATP, नेट गेन 36 ATP। ठीक, ये आ गया आपका। एम्फीबॉलिक पाथवे इसलिए कहते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे क्योंकि कहीं पे कैटाबॉलिज्म है कहीं पे एनाबॉलिज्म है, इसलिए इसको एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। तो ग्लूकोज इज द फेवर सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, सो ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज फॉर रेस्पिरेशन। अदर सबस्ट्रेट आर आल्सो रिस्पायर्ड, कहां कहां क्या क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट ब्रेक डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, फैटी एसिड बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में चला जाता है और ग्लिसरॉल PGL में चला जाता है। तो सब लिंक कर रहा है, कहां, फैटी एसिड तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम में चला गया वाले स्टेज से फिर कंटिन्यू करेगा और ग्लिसरॉल तुम्हारा PGL में चला जाता है। प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड बाय प्रोटीज इन अमाइनो एसिड, और ये कहां चला जाता है, ये क्रेब्स साइकिल के पाइरुवेट में चला गया या एसिटाइल कोएंजाइम में चला जाता है। ठीक है, तो द रेस्पिरेटरी पाथवे जनरली कंसिडर्ड एज कैटाबॉलिक पाथवे बट इट इन्वॉल्व बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, तो इसलिए इसको एम्फीबॉलिक पाथवे भी कहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे यही मैं कह रहा था, देखो फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में चला गया, ग्लिसरॉल ढाप से PGL में चला गया और अमाइनो एसिड पाइरुविक एसिड में चला गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या, RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। RQ डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। RQ कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, ठीक है, फैट का लेस देन 1 है, तो जैसे ट्राई पाल्मिटीन का कितना होता है 0.7 होता है, प्रोटीन का 0.9 और
ऑर्गेनिक एसिड का ग्रेटर देन 1, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड का ग्रेटर देन 1, मैलिक एसिड का इसी में 1.33 होता है, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का 4 होता है, ठीक है। तो आपका ये रेस्पिरेटरी कोशेंट भी खत्म हो गया। हमने प्लांट फिजियोलॉजी खत्म कर ली। पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम पे और मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। अगली वीडियो आपकी पूरी इकोलॉजी की यूनिट की आ जाएगी। ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए, और हम लोग तो नीट फोड़ेंगे। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।